नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। देखिए, आज हम लोग क्लास जो स्टार्ट करेंगे वो उत्तराखंड करंट अफेयर्स जून 2023 और साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा स्टैटिक जीके। यानी कि देखिए, जो भी हम करंट अफेयर में बात करेंगे उससे संबंधित पेपर में जो चीज़ें आती हैं उन्हें मैं यही कोशिश करूँगा कि यहाँ आपको समझा दूँ। यानी कि ये क्लास एक तरीके से आपके लिए जानकारी और साथ में जो समसामयिकी है, जो करंट अफेयर्स है, उन दोनों के लिए ये कंबाइंड क्लास रहेगी। और ये सच में बड़े हिम्मत से या बड़ी मेहनत के साथ मैं सीरीज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ। वास्तव में आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और मेहनत से अगर मेरे साथ रहे, लगातार हम लोग काम करते रहे तो ज़रूर हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, देखिए, ये क्लास उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो 5 मिनट में 50 खबरों वाले लोग हैं, क्योंकि इस क्लास को बड़े धीरे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, एक एक बात को अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन सब चीज़ों पे अपना नज़रिया सेट कर पाएँ जो चीज़ें हमारे पेपर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो वो लोग कृपया करके मत देखें जो 5 मिनट में 50 मिनट वाले हैं, वो स्किप कर दें। यहाँ दूसरी बात मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि अगर कोई भी अपडेट होगी, कोई पीडीएफ मुझे डालनी हो, इसके अलावा मैं आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा या जो भी क्लासेस पढ़ाऊँगा उसका टेस्ट मुझे लेना होगा तो मैं टेलीग्राम पर लूँगा आपकी क्विज़ के रूप में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि आपका उत्तराखंड एसआई और कांस्टेबल का बैच जो 10 तारीख सोमवार से शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपके लिए ऑनलाइन निःशुल्क रहेगा और आप उसे ज़रूर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसे ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ऑफलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल और उत्तराखंड एसआई को लेकर के। तो जो लोग हमारे सेंटर पर लीलावती कॉम्प्लेक्स नियर पेट्रोल पंप लक्सर के आसपास क्षेत्र से और वो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैच एक हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस, ये कंबाइंड बैच आपका 10 तारीख से ही शुरू होगा। तो देखिए, इसके विषय पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो आज की क्लास को चलिए कोशिश करते हैं शुरू करने की, और आप समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ चलना, ठीक है। चलिए, ये जून की क्लास है, यानी कि जून 2023 में उत्तराखंड करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें हुई, उत्तराखंड के अंदर जो जो चीज़ें घटनाएं घटी, उन्हें हम लोगों ने एक जगह समायोजित करने की कोशिश करी है। इसके अलावा देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट या हो सकता है 3 पार्ट में आए, तो आप आराम से बेचिंत होकर के निश्चितता के साथ इसे पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा मस्त करके। जो लोग वीडियो का पेपर देने गए हैं और शायद मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उन्हें उनके पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से करके आना, मज़ा से करके आना, मज़ा आ जाएगा पेपर में, कोई लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं हम लोग नीम करौली आश्रम से या नीम करौली बाबा से। नीम करौली बाबा, नीम करौली बाबा जो हैं, इनका वास्तविक नाम अगर आपको पता होगा तो पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा। और अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं और मुझे देख रहे हैं तो शायद आप नीम करौली बाबा को जानते ही होंगे। इसके अलावा यहाँ देश से, विदेशों से बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हमेशा आते हैं, लगातार आते हैं। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी जिसे क्या बोलते हैं, कैची धाम बोलते हैं। कैची धाम की जो स्थापना मानी जाती है वो 15 जून 1900, कुछ लोग 60 कहते हैं, कोई 62 कहता है, कोई 64 कहता है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इस बात को छोड़ देंगे, वो 60 के दशक के आसपास है, लेकिन 15 जून का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 15 जून की इनका स्थापना दिवस होता है आश्रम का, जिस दिन मेला भी लगता है और बाबा को प्रसाद का भोग भी चढ़ाया जाता है। अब बात आएगी कि ये सब बातें मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक आपने इसे पढ़ा होगा, नीम करौली बाबा आश्रम को या कैची धाम को। यहाँ आपने चीज़ देखी होगी कि ये जो धाम पड़ता है ये जनपद नैनीताल है और ये जिस तहसील में पड़ता है उसका नाम है कोसिया कुटोली
तहसील। ये किस तहसील में पड़ता है? कोसिया कुटोली तहसील, शायद आपको पता हो। और अगर आपको पता हो कि ये 15 जून जब अभी बीता, यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुँचे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस कोसिया कुटोली तहसील का नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं? कैंची धाम तहसील कर रहे हैं, कैंची धाम तहसील कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे कि आपका ये जो जनपद नैनीताल की एक आपकी तहसील है जिसका नाम है कोसिया कुटोली तहसील, उसका नाम चेंज करके क्या हो रहा है? वो कैंची धाम तहसील हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चा हो गई है। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि नीम करोली बाबा उत्तराखंड में बहुत ही प्रख्यात, यानी कि उत्तराखंड को छोड़िए पूरी दुनिया में बहुत प्रख्यात है, इसलिए इनके नाम पर ही क्या कर रहे हैं कि ये जो तहसील है नैनीताल की, इसका नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक, आपको पता होगा कि जो नीम करोली आश्रम या कैंची धाम है ये शिप्रा नदी के तट पर है बच्चे। और आपको एक बात और बताऊं कि इस बार जो मेला लगा है, इस मेले में भोग लगता है नीम करोली बाबा को। इस बार मालपुए का भोग लगा है और मालपुए या फिर बाद में प्रसाद के रूप में सब में वितरण होता है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि नीम करोली नाम इनका कैसे पड़ा? क्योंकि इनका नाम तो पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा है, तो नीम करोली कैसे पड़ा? चलिए जानते हैं आज इसे, 2 मिनट का समय लगाते हैं। देखिए क्या हुआ कि बाबा जब घर से निकले, एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन से सफ़र करने के बाद इनके पास टिकट नहीं था। तो उस समय जो टीटी था या ट्रेन की जो भी अथॉरिटी थी, उन्होंने पूछा भाई टिकट नहीं है, तो उन्होंने उनसे ज़बरदस्ती करा ट्रेन को रोकने के बाद कि आप उतर जाइए। और वो जहाँ जिस जगह वो ट्रेन रुकी और जहाँ उतरी उस जगह का नाम था क्या? नीम करोली करके एक गाँव था। ठीक है, अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो बाबा के भेष पे तो थे, अब जब दोबारा से ट्रेन चलाई गई तो ट्रेन चली नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाई, ट्रेन चली नहीं रही है। तो वहाँ आपको पता ही है कि भारत में सब लोग बड़े श्रद्धालु लोग होते हैं, महात्मा का, संत का बड़ा सम्मान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन संत को वापस बैठाइए, ट्रेन चलेगी। तो संत जो हमारे बाबा थे नीम करोली बाबा, उनसे बड़ी प्रार्थना करी गई कि आप आइए, ट्रेन में बैठिए। तो वहाँ 1-2 शर्त रखी गई थी, वहाँ स्टेशन बनाने की बात हुई थी, तो इसलिए बाबा वहाँ कुछ समय फिर रुके, वहाँ स्टेशन बना, इसलिए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे फिर बाबा को नीम करोली के नाम से जानने लग गए। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? नीम करोली बाबा पड़ा। ठीक है, बाकी जब हम अपने उत्तराखंड में चर्चा करेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से मैं आपसे बात करूँगा। तो ये आपको पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि कोसिया कुटोली तहसील जो नैनीताल जनपद में पड़ती है उसका नाम चेंज करके क्या कर रहे हैं? कैंची धाम तहसील कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और ये बात आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा मैं आपके साथ, और आप भी वास्तव में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो कोई जल्दबाजी मत करिए, अपने आप को समय दीजिए और देखिए काम करते हैं, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंपावत की। नैनीताल की जस्ट बगल में क्या है? चंपावत है। देखिए चंपावत में एक देवता है जिन्हें गोलजू देवता कहते हैं, गोलजू देवता। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? गोरिल देवता भी कहा जाता है। ये भी एक तरीके से न्याय के लिए प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं, न्याय के लिए प्रसिद्ध देवता हैं ये भी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि वैसे इन्हें कत्यूरी राजवंश का कोई राजा माना जाता है कि इन्हें फिर इनके साथ कुछ घटना घटी थी, इन्हें एक लोहे के केज में बंद करके फेंक दिया गया था नदी के अंदर। बाद में फिर ये इस तरीके से, बहुत लंबी कहानी, कभी मौका का लगेगा तो बाद में सुनाऊंगा। इसकी खास बात यह है कि इस मेले को भी क्या घोषित किया गया है? राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, इसे क्या घोषित किया गया है? राजकीय मेला घोषित किया गया। ध्यान रखना, गोलजू देवता के मंदिर प्रांगण में चंपावत में जो मेला लगता है उसे क्या करा गया है? एक राजकीय मेला घोषित किया गया है। दूसरी बात, अगर आपको पता हो तो राजकीय मेला कहते किसे हैं? देखिए राजकीय मेले का मतलब बस इतना होता है कि अगली बार से जब वो मेले लगने शुरू होंगे तो वो केवल किसके? कि प्रदेश का जो उसके मेले का सारा प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं वो कौन देखेगा? वो प्रदेश देखेगा। प्रदेश अपने स्तर से वहाँ मेले का आयोजन कराएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजकीय मेला बोलते हैं। देखिए चंपावत में अगर हम हैं और चंपावत में फिर हमें बात करनी पड़ेगी, मेले का जिक्र चल रहा है तो माँ बारही देवी, माँ बारही देवी, देवी धुरा में इनका एक मंदिर है। ठीक है, माँ बारही देवी, देवी धुरा, यो चंपावत का ये हिस्सा है, वहाँ पे एक मंदिर है।
यहाँ पे भी एक मेला लगता है इनके प्रांगण में, और उस मेले को भी क्या घोषित किया गया बच्चे, उसे भी राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, उसे भी क्या किया गया बच्चे, राजकीय मेला घोषित किया गया। आप जानते हैं कि ये जो मेला है यहाँ पे ये अपने पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर युद्ध के लिए बड़ा फेमस है। आपको पता ही होगा ये अपने पाषाण या पत्थर युद्ध के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ हर साल जब मेला लगता है तो पाषाण, अब तो नहीं होता है, पहले परंपरा हुआ करती थी, बाद में बंद हो गई। ठीक है, ये जो मेला लगता है, देखिए यहाँ से एक सवाल कई बार ये भी बनता है कि यहाँ जो मेला लगता है वो कब लगता है बेटा, वो रक्षाबंधन के समय लगता है। और ये पेपर में सवाल पूछा जाता है कई बार कि रक्षाबंधन के समय लगने वाले मेले का क्या नाम है, वो बारही देवी देवीधुरा के अंदर मेला लगता है। इसके अलावा देखिए रक्षाबंधन जो आती है वो अगस्त महीने में आती है। ठीक है, कब आती है, अगस्त। लेकिन ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगस्त है, अगर हिंदू कैलेंडर की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, आषाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आषाढ़। तो इस रक्षाबंधन को ही हम क्या कहते हैं, आषाढ़ कोतिक। तो आषाढ़ कोतिक को ये मेला लगता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपने जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा, है ना। तो जिम कॉर्बेट जो है उन्होंने इस मेले को क्या कहा है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। या आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ कुमाऊँ जब पत्थरबाजी होती होगी, पाषाण युद्ध होता होगा, तो कई लोग घायल होते होंगे, मरते होंगे, क्योंकि यहाँ पे माता के मंदिर में नर बलि देने की प्रथा कभी पहले रही होगी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ के नाम से कहा, और ये इनकी किताब भी है। और ये आप ध्यान रखना, इसमें किसका जिक्र है, ये माता बारही देवी देवीधुरा के अंदर चंपावत में जो मंदिर है उसका जिक्र यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। सर आप गोलजू देवता से माँ बारही देवी मंदिर पहुँच गए। अब बारही देवी मंदिर में एक्चुअली हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ क्या हुआ था, बारही देवी मंदिर में एक महायज्ञ करा गया है, जिसे बोलते हैं विश्व कल्याण महायज्ञ। क्या करा गया, विश्व कल्याण महायज्ञ। ये अभी हुआ है आपका ना, जून के अंदर ही। क्या करा गया, विश्व कल्याण महायज्ञ करा गया। यानी कि जैसा कि नाम बता रहा है, विश्व कल्याण के लिए, यानी विश्व की शांति के लिए, यहाँ सब कुछ सही रहे, सब अपना फले फूलें, आगे बढ़ें, विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो। और इसके अलावा यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी भी शामिल हुए थे। इन्होंने जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत कामना करी, उनकी लंबी उम्र की कामना करी। तो ये बड़ा सुंदर रहा ये विश्व कल्याण महायज्ञ। और इस विश्व कल्याण महायज्ञ के प्रणेता यानी कि इसकी शुरुआत करवाने वाले या जिस आदमी की संकल्पना पे सामने बढ़ा, हीरा वल्लभ जोशी। ठीक है, तो प्रणेता कौन है, हीरा वल्लभ जोशी। तो ये आप ध्यान रखना, ये कहाँ हुआ है, ये आपका विश्व कल्याण महायज्ञ ये माँ बारही देवी देवीधुरा के प्रांगण में हुआ है। और यहाँ में पुष्कर सिंह धामी जी भी आए थे। और यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हीरा वल्लभ जोशी के द्वारा लिखी गई एक किताब है, देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि हीरा वल्लभ जोशी ने किताब लिखी यहाँ पे जो माता बारही देवी के लिए ही है, उसका नाम है श्री बारही मंदिर देवीधुरा। ठीक है, श्री बारही मंदिर देवीधुरा। इस किताब का इन्होंने क्या किया, विमोचन भी किया। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो विश्व कल्याण महायज्ञ हुआ कहाँ, बारही देवी मंदिर देवीधुरा में। और हीरा वल्लभ जोशी इसके प्रणेता कहे जाएंगे। और देखो इसके अलावा यहाँ जब पुष्कर सिंह धामी आए, अगर आपको याद हो तो 2022 में यहाँ एक घोषणा भी करी गई थी कि मानस खंड कॉरिडोर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, मानस खंड कॉरिडोर। ये क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये सब गढ़वाल मंडल में पड़ते हैं। यानी कि कुमाऊं मंडल में कोई धाम ऐसा है नहीं। इसलिए कुमाऊं मंडल में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, यहाँ पे भी और ज़्यादा विकास करने के लिए एक कॉरिडोर की बात करी गई है, जिसे मानसखंड कॉरिडोर कह रहे हैं।
अब ये क्या है, इसमें कितने मंदिर शामिल हैं, क्या नहीं है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना कि मानस खंड कॉरिडोर एक्चुअली है क्या, और यहाँ से पेपर में सवाल आएगा जरूर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। देखिए आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाना मेरे प्यारो, आपको मज़ा आ जाएगा, सच में कह रहा हूँ कि बहुत सुंदर सीरीज़ ये चलने वाली है। हम लोग बहुत अच्छा यहाँ सीखेंगे और आप देखेंगे कि हम उन सब चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो अमूमन पेपर में आती हैं या पेपर में बनने के जहाँ चांसेस होते हैं, मैं यहीं कवर करवा दूंगा। देखिए चंपावत में है, हमने गोलजू देवता की बात करी, हमने बारही देवी मंदिर की बात करी, यहीं पे बात कर लेते हैं चंपावत के जस्ट ऊपर की तरफ। अगर आप चंपावत ज़िला देखेंगे कुछ इस प्रकार से, मुझे बड़ा प्यारा सा भी लगता है चंपावत ज़िला, तो एकदम कुछ इस तरीके से दिखता है। और यहाँ अगर चंपावत मैं आपको दिखाऊं तो चंपावत के जस्ट ऊपर की तरफ क्या मिलेगा आपको, लोहा घाट मिलेगा। और लोहा घाट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ की चंपावत की, तो लोहा घाट चलते हैं, क्योंकि लोहा घाट में भी इन दिनों कुछ चीज़ें हुई। लोहा घाट के अंदर एक एस्ट्रो वीक सम्मेलन हुआ, उसका शुभारंभ कहाँ हुआ, लोहा घाट में हुआ। तो एस्ट्रो वीक सम्मेलन, एस्ट्रो वीक सम्मेलन ये कहाँ हुआ बच्चे, लोहा घाट के अंदर हुआ, ठीक है। और लोहा घाट भी कहाँ पड़ता है, चंपावत के अंदर पड़ता है। और यहाँ एबट पर्वत जो है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लोहा घाट को चंपावत का हृदय भी बोलते हैं भाई, द हार्ट ऑफ चंपावत, चंपावत का हृदय भी बोलते हैं। इसके अलावा लोहा घाट में लोहावती नदी बहती है, उसी की वजह से इसका नाम क्या है, लोहा घाट पड़ा, कुछ ऐसा भी है। यहीं पर आप लोग एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि देखो एस्ट्रो वीक सम्मेलन कहाँ, लोहा घाट के अंदर। देखिए एक विलेज को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसे एक एस्ट्रो विलेज बना रहे हैं, एस्ट्रो यानी शांत तारे सितारे नक्षत्र वगैरह, वो इस तरीके का विलेज बनाया जा रहा है। इस विलेज का नाम है बेनीताल, ठीक है। क्या नाम है, बेनीताल। और बेनीताल बेटे पड़ता कहाँ है, चमोली में पड़ता है, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत करना। एस्ट्रो वीक सम्मेलन कहाँ हुआ, लोहा घाट के अंदर। एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किससे कर रहे हैं, बेनीताल को कर रहे हैं, चमोली के अंदर कर रहे हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए बेनीताल एक गांव भी है, एक बुग्याल भी है, एक ताल भी है। यहाँ पर इसी बेनीताल के पास में आपका नंदा देवी मंदिर स्थित है, ठीक है, नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, एक एक महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहा हूँ और एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ अगर बच्चे में आगे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और, यही नीचे आपको टनकपुर और बनवसा मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है। बगल में नेपाल है और बगल में आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर पिथौरागढ़ मिल जाएगा और बगल में आपको नैनीताल भी मिल जाएगा, ठीक है। देखो आगे अगर मैं बढ़ूँ, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उत्तराखंड में, संयुक्त सैन्य अभ्यास। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसका मतलब क्या है कि दो देश एक साथ आएंगे और काम करेंगे। और संयुक्त सैन्य अभ्यास का मतलब नाम था एक्स एक्यूवेरिन, ठीक है, एक्स एक्यूवेरिन, एक्स एक्यूवेरिन, ठीक है। एक्यूवेरिन का मतलब होता है मित्र। तो देखिए ये सैन्य अभ्यास संयुक्त है, तो ये भारत और मालदीव के बीच होता है। 12वां संस्करण था, ये हर वर्ष होता है, ठीक है। इस साल ये कौन सा संस्करण था, ये 12वां संस्करण था। अब आप कहोगे जी सर ये हुआ, तो ठीक है अच्छी बात है, हुआ होगा, लेकिन उत्तराखंड का क्या लेना देना है यहाँ पे बेटा, उत्तराखंड का ये लेना देना है कि क्योंकि ये जो सैन्य अभ्यास है कहाँ आयोजित हुआ, ये उत्तराखंड में चौबटिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर क्या हुआ, आयोजित हुआ। तो ये कहाँ आयोजित हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया में, उत्तराखंड के यूके लिख दे रहा हूँ मैं, चौबटिया में। और कृपया करके मुझे ज़रा वीडियो पॉज करके कमेंट में डालिए कि चौबटिया किस ज़िले में पड़ता है। जल्दी वीडियो पॉज करिए, नीचे कमेंट में डालिए चौबटिया किस ज़िले में पड़ता है। तो बेटा मेरे चौबटिया कहाँ पड़ता है, आपने डाल दिया होगा अल्मोड़ा ज़िले में, ठीक है। तो यहाँ ये सैन्य अभ्यास हुआ। और देखिए भारत और मालदीव, अगर मैं छोटा सा आपको भारत दिखाऊं
तो इस वाले कोने में आपको क्या पड़ता है, ये मालदीव पड़ता है यहाँ पे, और मालदीव के ऊपर पड़ता है क्या, लक्षद्वीप पड़ता है। ये लक्षद्वीप है, ये क्या है आपका लक्षद्वीप है, और नीचे क्या है, ये मालदीव है। और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच से जो चैनल गुजरता है उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, ये मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने, कई बार पेपर में सवाल बनता है, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्वेरियन मैंने आपको बता दिया, सैन्य अभ्यास। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में अभी जून के महीने में अगर आपको पता हो तो G20 की संगोष्ठी अभी हुई। तो देखिए कुल मिलाकर के G20 की बेटा 3 संगोष्ठियाँ या 3 बैठकें यहाँ पे हुई हैं। 3 बैठकें हुई हैं। कितनी? 3 बैठकें हुई। पहली बैठक हुई थी बेटा रामनगर के अंदर, जिसके अंदर ये थीम क्या थी, जिस पर बेसिक मुद्दा जो था जिस पर चर्चा हुई, ये ध्यान रखना पेपर में यही को पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ साइंस जो है, विज्ञान की उपयोगिता को बढ़ाना और विज्ञान को इस समाज में उत्थान की तरफ लेके जाना, ये इसकी थीम थी। दूसरी बैठक हुई ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में बेटा। नरेंद्र नगर आप जानते ही होंगे। तो नरेंद्र नगर में जब बैठक हुई, ये हुई मई में, ये हुई मार्च के आसपास, ये हुई मई के अंदर। मई में जो यहाँ पर बैठक थी, उस बैठक में बात हुई एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, यानी भ्रष्टाचार विरोधी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की ये बैठक थी। तीसरी बैठक भी नरेंद्र नगर के अंदर ही हुई। ये बैठक थी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक थी। तो ये आपको ध्यान रखना। 3 बैठकें यहाँ पर हुई हैं, एक रामनगर में, एक नरेंद्र नगर में और तीसरी भी नरेंद्र नगर में। ये ध्यान रखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे मेरे। इसके अलावा देखिए मैं आपसे बात करूँ तो युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व, युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व और G20 पर व्याख्यान, ये किसने दिया? ये दिव्या नेगी जी ने दिया। और ये दिव्या नेगी कहाँ की रहने वाली हैं? ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सवाल चल रहा है। देखिए तो G20 में आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो G20 में अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ और क्या क्या पेपर में सवाल बन सकता है, वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको G20 के बारे में यहीं पे थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ। हालांकि मैंने G20 से संबंधित एक प्रॉपर वीडियो जिसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बात करी है, वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। फिर भी मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो देखो G20 मतलब क्या है? 20 देशों का समूह। इसके अंदर 19 तो देश हैं और 1 यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ, ये जब बनी तो ये कब बना था? ग्रुप 1999 में बना था, ठीक है। इसके बाद इसकी लगातार बैठकें वगैरह होती हैं। और अगर हम बात करेंगे इस साल अध्यक्षता कौन कर रहा है, यही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। 2023 में अध्यक्षता कर रहा है भारत। इसके अलावा 2022 में बेटा अध्यक्षता करी थी इंडोनेशिया ने। 2024 में बेटा अध्यक्षता करेगा, वो करेगा ब्राज़ील, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखिए इनके जो शिखर सम्मेलन वगैरह होते हैं, पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। आयोजक देश या अध्यक्षता कौन कर रहा था बच्चे? वो USA कर रहा था और वॉशिंगटन DC के अंदर वो हुआ था, ठीक है। इसके बाद 17वां हुआ था 2022 में, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? इंडोनेशिया कर रहा था बच्चा। और 2023 में ये कौन सा नंबर है? 18वां नंबर है। तो ये भी ध्यान रखना है, इस समय 18वां चल रहा है 2023 में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी शिखर सम्मेलन होता है या सम्मेलन की बात होती है, G20 में क्या होता है कि हर देश का एक एक प्रतिनिधि यहाँ अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार भारत के जो शेरपा हैं, भारत के शेरपा हैं, तो वो कौन है? अमिताभ कांत, या अमिताभ कांत का लो, अमिताभ
ठीक, अमिकांत, अमिताभ कांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। एक्स नीति आयोग के CEO रहे हैं। शेरपा का मतलब होता है जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसका थीम अगर हम बात करें इस बार की, वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम थीम है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। इसके अलावा अगर कुछ बचा होगा तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, कम से कम इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो G20 में आपको क्लियर हो गई बात, मैं आगे बढ़ जाऊँ इसमें थोड़ा सा और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सीख पा रहा हूँ या आपको लग रहा है कि हाँ सर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा देखिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। देखिए उत्तराखंड सरकार अब धीरे धीरे काम कर रही है। आपने एक समस्या देखी होगी कि खासकर गांव के अंदर तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र के अंदर जाओगे तो वहाँ आप देखोगे कि आपको बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8-10 साल या उससे भी छोटे, वो आपको बैगिंग करते हुए मिल जाएंगे, यानी कि भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कूड़ा बीनने वाले मिल जाएंगे बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज में ऐसे लोग हैं तो हमारी मानवता को यहाँ झंझोर देना चाहिए खुद को कि यार हम एक किस तरीके के समाज का निर्माण कर रहे हैं, हमारी सामाजिकता, हमारी मानवता, हमारा कर्तव्य वो किस तरफ जा रहा है, कि हम क्यों उन समाज में कुछ भी स्टेप नहीं ले पा रहे, ये ज़रूर सोचने का विषय है। उत्तराखंड सरकार ने ऐसा कुछ सोचा है कि इनके लिए कुछ करा जाए, और इसी के चलते हुए एक ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया जिसका नाम रखा ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है। देखिए इस तरीके के सवाल पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील और करना चाहूँगा कि ये केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए, कि अगर आप अपने स्तर से कोई कर सकें तो ज़रूर कुछ करिए। आपके आसपास के क्षेत्र में अगर ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो आप ज़रूर उसके लिए जो भी कर सकते हैं अपने स्तर से उसे करने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से जो भिक्षावृत्ति है उसे ख़त्म करने की बात हो रही है, और दूसरी बात जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो हैं, उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास है। शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास। आपको कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे उम्मीद है कि कोयल परमानेंट यहीं पे बोलती है, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद ये किसी को पुकार रही है। अगर आप इसकी पुकार सुन पा रहे हैं तो ज़रूर हो सके शायद पिछले जन्म का कुछ चक्कर हो, ठीक है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा चीज़ों को। तो देखिए ऑपरेशन मुक्ति की बात हुई। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड को अगर आप देखोगे, उत्तराखंड बजट के अंदर इस बार बेसिकली 3 चीज़ों पे निवेश ज़्यादा करा गया, यानी कि 3 चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा रखा गया है। उसमें एक मुख्य बिंदु हमारा क्या है, वो है पर्यटन। तो हम उत्तराखंड आप सभी जानते हैं हम कैसी इकोनॉमी है, हम ऐसी इकोनॉमी है, हम पर्यटन पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिलाई करते हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक समझौता किया है जिसे हम लोग पर्यटन समझौता कह रहे हैं, जिसका टाइटल हमने रखा है देखो अपना देश, ठीक है। क्या टाइटल है, देखो अपना देश। देखो अपना देश ये एक पर्यटन समझौता है, और इस पर्यटन समझौते के अंदर उत्तराखंड सरकार शामिल है, और उत्तराखंड के साथ जिस देश के साथ जिस राज्य के साथ ये समझौता हुआ है उस राज्य का नाम है गोवा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो अपना देश जो एक समझौता है ये किसके साथ हुआ है, उत्तराखंड ने गोवा के साथ करा। और देखिए अपने देश को जानना वास्तव में अद्भुत है, और कभी मौका लगे तो ज़रूर हम लोग साथ में पूरा पहले उत्तराखंड घूमेंगे और फिर देश के घूमने की बात करेंगे, ठीक है। देखो इसके अलावा अलग आगे क्या है, अगर आप हमारे 4 धामों में एक धाम है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम से आप देखोगे कि गंगा जी निकलती हैं गोमुख से, वहाँ से वो गंगा जी जाती कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल तक जाती है, गंगा सागर तक। तो गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक एक यात्रा का आयोजन करा गया जिसे गंगा संस्कृति यात्रा कहा गया। गंगा संस्कृति यात्रा,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। यही मैं आपको बताऊं, गंगोत्री धाम गोमुख से गंगा का उद्गम होता है और गंगा मैया जो है वो उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद 2 धाराओं में फिर से बढ़ती है। एक धारा कहाँ जाती है, बांग्लादेश की तरफ जाती है और एक धारा पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ जाती है, वो गंगा सागर को होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेरा एक सवाल तो आपसे ये है कि वो धारा जो बांग्लादेश में एंट्री करती है उसका नाम चेंज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, पद्मा, मेघना, ब्रह्मपुत्रा या सिंधु, जो भी आपको लगे आप ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में डालना अगर आप जानते हैं तो। ठीक है, तो ये जो करा गया था, ये एक यात्रा का आयोजन करा गया, गंगा संस्कृति यात्रा का, और ये किसके द्वारा आयोजित करी गई यात्रा थी? ये भारत सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा करा गया था। तो भारत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया। देखो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि किस धाम से कहाँ तक। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, और यहाँ मेला भी लगता है जिसे गंगा सागर मेला कहते हैं। यह भी कई बार पेपर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात हो गई होगी। और देखिए, मुझे उम्मीद है कि शायद आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखना, अगर हम लोग साथ में काम कर पाए तो बहुत आगे ज़रूर पहुंचेंगे। मेहनत से इसी तरीके से काम करेंगे। ये जून 2023 जो उत्तराखंड करंट अफेयर है उसका पहला पार्ट है, शायद ये दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट भी आएगा। तो आप आराम से बेचिंत होकर के निश्चितता के साथ काम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा 10 तारीख यानी कि मंडे के दिन से आपका नया बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बड़ी मेहनत से, बड़े दिल लगा करके, बड़े लगन से हम लोग काम करेंगे। आपको बस उसी मेहनत और उसी लगन के साथ हमारा साथ देना है। ठीक है, ज़रूर मिल बैठेंगे अगर हम और आप, तो काम सफलता में ज़रूर बदलेगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।